हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी 2023 के पेपर 2 यानी कि जूनियर लेवल के पेपर के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 27 जनवरी 2023 के पेपर 1 को डिस्कस किया था। आज का पेपर हम लोगों का जूनियर लेवल का पेपर है और इसके जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 सही 1/7 भाग -3 करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। तो साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है प्लस ये हो जाता है अंश। तो 7 और 3 की मल्टीप्लाई 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 22/7। अब हम लोगों ने बात की थी जब भाग होता है तो भाग का चिन्ह हम लोग हटा के गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ पर जो संख्या होती है उसको हम लोग पलट देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 था तो माइनस का चिन्ह था तो माइनस रहेगा ही, और 3 था तो 3 का 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 22 और 1 की मल्टीप्लाई 22 और 7 और 3 की मल्टीप्लाई 21, यानी -22/21 ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले साधारण भिन्न में चेंज किया। साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए 7 और 3 की मल्टीप्लाई हुई 21 में 1 ऐड किया 22, तो 22/7 हो गया। अब भाग का चिन्ह हटाया तो मल्टीप्लाई का लगाया। -3 को अगर हम लोगों ने चेंज किया तो 1/3 हो गया। तो 22 और 1 की मल्टीप्लाई 22, 7 3 की मल्टीप्लाई 21, तो -22/21 यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, 8²/4³ बराबर है। तो 8² मतलब 8 का स्क्वायर 64, 4 का क्यूब यानी 64, तो 64/64 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, 4 क्यूब 64, 64/64 आंसर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वर्ग को 9 समान वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पर मान लो एक हम लोग वर्ग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों का वर्ग है। अब इसको विभाजित किया जा रहा है 9 समान भागों में। तो हम लोग यहाँ पर एक भाग मान लो ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे लाइन खींच देते हैं 8। मान लो ये बराबर भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 भागों में समान रूप से विभाजित किया जाता है जिनमें 5 वर्गों को छायांकित कर दिया जाता है। तो एक ये इसको छायांकित कर दिया, एक इसको छायांकित कर दिया, 2 एक इसको कर दिया, 3 एक इसको कर दिया, 4 और एक इसको कर दिया 5। तो ऐसी एक भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसका अंश 25 है। तो हर क्या होगा? अब टोटल हमारे पास भाग थे 9 में से छायांकित कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हमारे छायांकित भाग अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/9। अब कह रहा है कि जिसका अंश 25 है तो उसका हर क्या होगा? तो अगर अंश 25 है यानी 5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। 9 में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हर मिल जाएगा 45। तो जो अगर अंश 25 है तो हर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास जो भाग थे वो 9 थे, उनमें से जो छायांकित भाग थे वो 5 थे। अब टोटल 9 में 5 छायांकित हैं यानी कि 5/9 भाग जो है छायांकित है। अब अंश 25 है यानी 5 का 5 गुना अंश है, तो हर कितना हो जाएगा? 9 का 5 गुना हो जाएगा। जो चीज़ ऊपर होती है वही चीज़ नीचे होती है। अगर इसमें 5 से गुणा किया गया तो यहाँ पर भी 5 से गुणा किया जाएगा। तो अगर अंश 25 है तो हर हमारा 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है -1.1 -1.1 गुणे 1.21 अब अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये माइनस है और घात 5 है, यानी माइनस में जब घात विषम होती है तो माइनस चिन्ह रहता है, तो माइनस बाहर कर लेते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग नोट कर लेते हैं। 1.1 की पावर 5 इंटू, अब ये 1.21 है, ये स्क्वायर होता है किसका? 1.1 का स्क्वायर होता है। या आप लोग निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग दशमलव हटाएंगे तो जैसे 1.21 है तो दशमलव हटाएंगे हम लोग तो ये 100 नीचे हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हटाया, बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो। अब 121 का वर्गमूल 11, 100 का वर्गमूल 10। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो 121 का जो वर्गमूल होता है वो 1.1 होता है, सॉरी 1.21 का वर्गमूल 1.1 होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.1 का होल स्क्वायर। और पावर में पहले से कितनी घात है? -2 है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि 1.1 का स्क्वायर 1.21 हो गया और घात -2 है तो -2 रही। अब यहाँ पे हम लोग बराबर का साइन लगा देते हैं। आगे क्या होगा? ये 1.1 की पावर 5 ऐसे ही रहेगा
और ये हम लोगों ने बात की थी, जब भी a की घात m की घात n होता है तो a की घात mn हो जाता है। ये घातांक का रूल होता है, यानी घातों की आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर गुणा हो जाएगी तो 1.1 की पावर -4 हो जाएगा। अब एक और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कल के पेपर में, a की घात m इंटू a की घात n है, तो a की घात m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो माइनस का चिन्ह ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर 1.1 की पावर 5 और प्लस -4 यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस आ गया। अगर केवल 4 होता तो 5 + 4 हो जाता। अब ये माइनस का चिन्ह ऐसे ही रहेगा, 1.1 की पावर 1 हो जाएगा। अब 1.1 की पावर 1 यानी 1.1 हो गया, -1.1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसमें आप लोगों को बस ये ध्यान देना था, ये 1.21 है, अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.1 आएगा, यानी हम लोग इसको 1.1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि पावर -2 ऐसे लिख दिया। ये माइनस का चिन्ह बाहर कर लिया, क्योंकि जब भी घात विषम होगी तो माइनस हम लोगों का हमेशा बना रहेगा, इसलिए माइनस हम लोगों ने बाहर कर लिया। अब ये 2 - 2 की गुणा हुई तो -4 हो गया। अब 5 प्लस -4, तो 5 - 4 यानी कि 1, तो यहाँ पर हम लोगों को जो 5 - 4 1.1 की घात 1, 1.1 की घात का 1 का मतलब 1.1 होता है, तो -1.1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कथन का सदैव सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 3 का एक गुणज होता है। मान लो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर हमारी 3 क्रमागत संख्या हम लोग मान लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो 3, 2, 5 और 1 6। अब 6 जो है 3 से हमेशा विभाजित होगी। इसके अलावा और भी ले लेते हैं तो 3, 4, 4, 3, 7, 2, 9, 9 भी हमेशा 3 से विभाजित होगी। और भी अगर ले लें 3, 4, 5, तो 5 और 9, 3, 12, तो 12 भी 3 से हमेशा विभाजित होती है, यानी पहला तो ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, 2 विषम संख्याओं का गुणनफल 3 से विभाजित होता है। तो 2 विषम संख्याओं का गुणनफल, मान लो एक संख्या 3 है, दूसरी संख्या 5 है, तो 5 × 15 हो गया। इसी तरीके से मान लो एक विषम संख्या हमारी हो गई यहाँ पर 7 और दूसरी विषम संख्या हमारी हो गई 5, 7 × 5 = 35 हो गया। तो यहाँ पर ये 3 से विभाजित नहीं होगी, यानी ये वाला आंसर हमारा गलत हो गया। तो यही क्वेश्चन जो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 विषम संख्याओं का गुणनफल 3 से हमेशा विभाजित नहीं होगा। हो भी सकता है, इस कंडीशन में हुआ भी है, और इस कंडीशन में 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी और कह रहा है कि हम सदैव सत्य होना चाहिए, तो सदैव सत्य नहीं होगा, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी देख लेते हैं। तो 4 क्रमागत संख्या 1, 2, 3, 4 हम लोगों ने ले ली, तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10, तो 10 4 से विभाज्य नहीं है। और इसके अलावा अगर हम लोग ले लें, सॉरी यहाँ पे कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्या है, तो इसको हम लोग क्रमागत जब सम संख्या लेंगे तो 2, 4, 6, 8, तो 8 से 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20, तो 20 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग और लेना चाहें तो 4, 6, 8, 10 ले सकते हैं, तो 10, 8, 18, 18, 6, 24, 24, 4, 28, 28 भी 4 से पूरा पूरा विभाजित होता है, ये भी सत्य है। किसी विषम संख्या का स्वयं से गुणनफल एक विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या मान लो 3 है, 3 का 3 से गुणनफल 9 एक विषम संख्या। 5 है, 5 का 5 से गुणनफल 25, 25 एक विषम संख्या। 7 है, 7 का 7 से गुणनफल 49, 49 एक विषम संख्या। यानी किसी विषम संख्या को उससे गुणा किया जाए तो हमेशा विषम संख्या आएगी, तो ये भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा सदैव सत्य होना आवश्यक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे गए, टोटल जो प्रश्न है वो 120 है। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए रीना ने 15 प्रश्नों का हल करने का निश्चय नहीं 15 प्रश्नों को हल नहीं करने का निश्चय किया। यानी उसने कितने हल किए, 120 में से 15 माइनस कर देंगे, 105 प्रश्न उसने हल किए, 15 उसने छोड़ दिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक थे, उसने 80% प्रश्नों के उत्तर सही दिए। 105 में उसने 80% प्रश्न थे वो सही किए, तो 80% हम लोग निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो ये हमारा आ गया 21 × 4, 21 × 4 का मतलब हो गया 84। अब टोटल उसने 105 किए थे, 105 में उसने 84 क्वेश्चन सही किए, गलत कितने किए हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 8 गया 2, यानी 84 क्वेश्चन उसने सही किए, 21 क्वेश्चन उसने गलत किया है। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक थे, यानी सही अंक जो क्वेश्चन था उसमें 2 अंक मिल रहा था, एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती थी, तो ये यहाँ पे 1 अंक कटौती थी, तो ये माइनस हो गया। तो सही उत्तर के लिए उसे कितने मिले, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 अंक मिले। कटे कितने, -21, क्योंकि 21 और 1 की गुणा -21 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर 168 अंक उसने सही पाए
और उसमें से -21 की कटौती होगी, कितने बच्चे, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 2 गया 4, तो 147 अंक उसे प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सबसे पहले 120 अंक थे, 15 उसने छोड़ दिए तो 105 क्वेश्चन किए, 105 में 80% सही हुए तो 105 का 80% निकाला तो हमारा आ गया 84। अब प्रत्येक सही अंक के लिए 2 अंक मिल रहे हैं, यानी 84 गुणे 2 168 अंक मिल गए। लेकिन उसने 84 सही किए और तो 21 गलत भी किए, क्योंकि 105 किए थे, 84 सही तो 21 गलत किए। 21 और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, यानी -1 हो जाता है। तो 21 और 1 की गुणा 21 हो गई, माइनस हो जाएगा क्योंकि काटा जा रहा है, तो -21। 168 उसे मिल रहे थे और -21 काटे जा रहे थे, तो 168 में से 21 घटा दिया, 147 नंबर उसको प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, किसी प्राकृतिक संख्या का 3 गुना उस संख्या से 18 अधिक है। अगर मान लो प्राकृतिक संख्या x है, उसका 3 गुना 3x है। अब कह रहा 18 अधिक है, तो हमने जब बात की थी जब भी अधिक या कम कहेगा तो समझ लो दोनों का अंतर है, यानी 3x माइनस x जो है वो 18 दिया है, तो 2x बराबर हो जाएगा 18। तो x बराबर 2 से 18 कैंसिल करेंगे 9 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9। तो x की वैल्यू 9 आ गई, तब वह संख्या है, तो x की वैल्यू 9 आ गई, यही हमने संख्या मानी थी, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो बाकी आप लोग देख भी सकते हैं, 3 जब हमारी संख्या 9 है और 3 गुना है तो यह संख्या 27 हो जाएगी, और 27 और 9 का जो है अंतर 18 हो जाएगा, यानी 18 अधिक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जॉर्ज ने किसी बैंक में 15,000 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर पर जमा किए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो मिश्र धन का फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की घात N, जहाँ पर A मिश्र धन है, P मूलधन है, R दर है, N समय है। तो यहाँ पर कितना दिया है, 15,000 रुपये दिया मूलधन, तो मूलधन की जगह 15,000 रख देंगे। 1 प्लस R कितना दिया है, 10 दिया है, तो R की जगह 10 रख देंगे, बटे 100 घात N यानी समय, कह रहा 2 वर्षों के बाद, तो समय हमारा हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम लेंगे, 10 एकम 10, 10 और 1 11, तो ये 11 बटे 10 की घात हो जाएगा 2, और ये हमारा हो जाएगा 15,000। 15,000 गुणे 11 बटे 10 की घात 2 हो जाएगा। अब 11 बटे 10 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 15, 1 2 3, और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, हमारा बचा 150 गुणे 121। अब 150 और 121 की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आ जाएगी 18 150, मल्टीप्लाई करने के बाद 18 150 रुपये। और ए हमारा होता है मिश्र धन और हमको निकालना है ब्याज, तो ब्याज के लिए जो हमारा होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन ए माइनस पी, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 18 150 मिश्र धन है, मूलधन हमारा 15,000 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 150, 8 में से 5 गया 3, यानी 3,150 रुपये हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की घात n, p हमारा मूलधन है, r दर है, n समय है। p हमें 15,000 दिया था, r 10 दी थी, समय 2 दिया था, हम लोगों ने मिश्र धन निकाला 18,150 रुपये आया। ब्याज निकालना था तो मिश्र धन माइनस मूलधन कर दिया, मिश्र धन माइनस मूलधन करने पे 3,150 रुपये हम लोगों को प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला 3y/4, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 3y/4 माइनस 1 बराबर y/3। तो अब y वाले पद एक तरफ कर लेंगे, अचर पद एक तरफ कर लेंगे, तो 3y/4 माइनस y/3 बराबर 1। 4 और 3 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9y, 3 चौको 12, 4y बराबर 1। 9 में से 4 गया तो 5y बचा, बटे 12 बराबर 1। अब 12 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 5y बराबर 12, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 12/5। अब 12/5 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 बचा 2, यानी 2 सही 2/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो y की वैल्यू है वो 2 सही 2/5 होगी, हमारा ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, y वाले पद एक तरफ कर लेने थे, अचर पद एक तरफ कर लेने थे, कैलकुलेशन करके 12/5 आया, मिश्र भिन्न में चेंज कर दिया तो 2 सही 2/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 12:13 है, यानी 12x लड़के हैं, 13x लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 372 है तो उस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, और कह रहा है कि लड़कों की संख्या 372 है, बॉयज़ जो है 12x हैं, और 12x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 372। 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 तिया 36 बचा 1, 12 एकम 12, यानी x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 31।
जब x की वैल्यू हमें 31 पता चल गई तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा था। तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो है हमारे 12x लड़के हैं, 13x लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हैं हमारे पास 25x बच्चे हैं। टोटल स्टूडेंटों की जो संख्या हो गई वो 25x हो गई, क्योंकि ये 12x ये 13x ये 25x। x की वैल्यू हम लोग 31 निकाल चुके हैं, तो जो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे 25x यानी कि 25 गुणे 31 हो जाएंगे। अब 25 और 31 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 और 31 की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, ये 25 और 25 यहाँ 75, तो 5 7 7 यानी 775। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 775। तो इसमें बॉयज़ 12x दिए थे, गर्ल्स 13x दी थी। 12x की वैल्यू जो है हमको दी थी 372, तो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 31। टोटल हमारे हो गए 12x लड़के 13x लड़कियाँ, टोटल हमारे स्टूडेंट हो गए 25x। अब 25x में x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुके 31 है, तो 25 गुणे 31 यानी 775 टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। विद्यार्थियों की कुल संख्या 775 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्ग आधार वाले पिरामिड में कितने शीट्स होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में बात की थी, इस वीडियो में हमारे पिरामिड है। तो जब भी पिरामिड में पूछा जाएगा तो कोर का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है 2n, और शीर्ष का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है n+1, तो n+1 होता है। अब कोर अगर हमें निकालना होगा तो 2 गुणे वर्ग आधार है, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं 4, तो 2 गुणे 4 यानी 8 हो जाएगा। अगर शीर्ष निकालना है तो n की वैल्यू 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में शीर्ष पूछे गए तो शीर्षों की संख्या 5 हो जाएगी, कोर पूछे गए होते तो कोर की संख्या 8 हो जाती। तो कोर निकालना हो तो 2n, शीर्ष निकालना हो तो n+1। तो जब भी वर्ग आधार होगा, यहाँ पे त्रिभुज होता है तो यहाँ पर 3 हो जाता है, पंचभुज होता है 5 हो जाता है, वर्ग था इसलिए 4 + 1 5 हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला है किसी चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, यानी एक x है, दूसरा x है, तीसरा x है, चौथा 120 है, प्रत्येक समान कोण की माप क्या होगी। अब चतुर्भुज के जो सभी कोण होते हैं उनका योगफल जो है वो 360 होता है, तो इन सबका जो टोटल करेंगे तो 360 के बराबर कर देंगे। तो 1 2 3 ये 3x हो जाएगा, प्लस 120 बराबर 360, 120 का पक्षांतर कर देंगे तो 3x बराबर 360 माइनस 120, माइनस करेंगे 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 3x बराबर 240, 3 से डिवाइड किया 80 हो गया, यानी x की वैल्यू 80 आ गई। तो जो प्रत्येक समान कोण हम लोगों ने x माना था उसकी वैल्यू 80 आ गई। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू 80, ये 80, ये 80 और ये 120। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। आपको बस इतना याद रखना है, चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योगफल होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज के 3 बहिष्कोण क्रमशः 50, 100, 150 हैं तो चौथे बहिष्कोण के संगत आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लो यहाँ पर एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं चतुर्भुज का आकार कुछ इस टाइप से है मान लो, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया नहीं है किस आकार का चतुर्भुज है तो हम लोग मान लेते हैं। तो एक इसको बढ़ा लेते हैं, इसको इस टाइप से बढ़ा लेते हैं और इसको इस टाइप से बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बहिष्कोण दिए गए हैं। तो बहिष्कोण के लिए बाहर वाले कोण यानी कि इस टाइप से हम लोगों ने रेखाओं को बढ़ा लिया। पहला बहिष्कोण 50 है, ये 50 दिया है, ये वाला बहिष्कोण 100 दिया है, ये वाला हमें 150 दिया है। तो कह रहा है चौथे बहिष्कोण ये वाला जो कोण है के संगत आंतरिक कोण, यानी इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। अब हम लोगों ने बात की थी जब भी ये एक रेखा पर बने कोण होते हैं तो ये पूरा जो कोण होता है ऋज कोण होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 50 है और टोटल 180 है तो माइनस कर देंगे अगर 50 तो हमें ये कोण पता चल जाएगा 130 अंदर वाला कोण, तो ये 130 हो गया। इसी तरीके से ये 100 है, टोटल 180 है, यानी ये वाला 80 बचा, क्योंकि 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। इसी तरीके से 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये 130 हो गया, ये 80 हो गया, ये 30 हो गया। अब चतुर्भुज के जो सभी कोण होते हैं योगफल 180 होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इसको हम लोग मान लेते हैं x। तो एक कोण 130 है, एक कोण 80 है, एक कोण हमारा 30 है और एक कोण हमारा x है, और चारों कोणों का योगफल 360 के बराबर होता है। 180 130 और 80 210 और 30 240 हो जाएगा। 240 प्लस x बराबर 360, तो x बराबर 360 माइनस 240 हो जाएगा। तो 360 में से 240 जाएगा तो 120 बचेगा। x बराबर 120 यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केवल ये समझना था, यहाँ पर हमें बहिष्कोण दिए थे। जब बहिष्कोण ये 50 है तो अंदर वाला 130 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे, पूरा कोण 180 होता है। इसी तरीके से ये 80 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होता है, इतना 100 है तो ये 80 बचा। यहाँ पर भी टोटल 180 है, ये 150 है तो ये अंदर वाला 30 बचा। अब ये x है, ये 130 है, ये 80 है, ये 30 है। चतुर्भुज के आंतरिक कोण होते हैं उनका योगफल 360 डिग्री होता है, तो सभी कोणों को जोड़ के
360 के बराबर रख दिया, एक्स की वैल्यू हमारी 120 आ गई। अगला क्वेश्चन है, कुछ अंग्रेजी अक्षर सममित संरचना को दर्शाते हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्षर की संरचना में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर अक्षों दोनों के प्रति रैखिक सममित नहीं है। मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों सममित जिसमें नहीं है वो हमें ऑप्शन बताना है। सममित क्या मतलब, कोई भी आकृति को अगर हम लोग 20 से डिवाइड करें, अगर ऊर्ध्वाधर करें तो सेम आकृति इधर और इधर प्राप्त हो, क्षैतिज करें तो सेम आकृति यहाँ प्राप्त हो। जैसे कि बात की जाए ओ की, तो ओ को अगर हम लोग इस टाइप से डिवाइड करेंगे तो जो आकृति इधर है वही इधर है, ऐसे डिवाइड आधे से करेंगे तो जो आकृति ऊपर है वही ऊपर नीचे है, यानी इसमें ऊर्ध्वाधर भी है और क्षैतिज भी है। एक्स की बात करें तो एक्स का इस टाइप से होता है, अगर हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो जो आकृति इधर है वही इधर है, अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे तो जो आकृति ऊपर है वही नीचे है, यानी कि यहाँ पर भी रैखिक सममिति है। एच की बात की जाए तो एच को अगर हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो जो इधर है इधर भी एच एक मिल जाएगा, इधर भी एक एच मिल जाएगा। ऊपर से डिवाइड करेंगे तो जो आकृति ये ऊपर है वही आकृति ये नीचे है, यहाँ पर भी ऊर्ध्वाधर भी है और क्षैतिज भी है। लास्ट में अगर हम लोग यू की बात करें तो यू को अगर ऊर्ध्वाधर डिवाइड किया जाए तो हमें मिल रहा है सेम आकृति, लेकिन अगर हम लोग क्षैतिज डिवाइड करेंगे तो हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर की आकृति अलग हो जाएगी, नीचे की अलग हो जाएगी। यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊर्ध्वाधर सममित तो है लेकिन जो क्षैतिज सममिति है वो नहीं है। तो यही हमको बताना था, जिसमें दोनों सममित नहीं है, तो यू ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एच में ऊर्ध्वाधर भी है क्षैतिज भी है, एक्स में ऊर्ध्वाधर भी है क्षैतिज भी है, ओ में ऊर्ध्वाधर भी है और क्षैतिज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक पाइथागोरन त्रिक नहीं है। तो जब भी पाइथागोरन त्रिक पूछा जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारी कर्ण होगी। तो पाइथागोरन त्रिक क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो शेष जो है उनको हम लोग स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 61 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 61 का स्क्वायर होता है 3721, 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 3600। तो 3600 और 121 को जोड़ेंगे तो 3721 हो जाएगा, ये 3721 है, यानी ये वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है। ये वाली जो है पाइथागोरन त्रिक है। अगला देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या 45 है, तो 45 का स्क्वायर बराबर 33 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर। तो इसमें देखते हैं 45 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 55, 5 को 20, 2025। और 33 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 33 का स्क्वायर होता है 1089। और 44 के स्क्वायर की बात की जाए तो 44 का स्क्वायर होता है 1936। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पे 3025 आएगा और ये 2025 होगा। ये हमारा बराबर नहीं है, यानी ये पाइथागोरन त्रिक नहीं है। अगला भी देख लेते हैं, 12, 16, 20। तो 20 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो 144 और 256 को ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 बराबर 400, यानी ये भी पाइथागोरन त्रिक है। और अगला लास्ट देख लेते हैं, 13, 74, 85। तो 85 का स्क्वायर बराबर 74 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। तो 85 का हो जाएगा 55, 25, 9, 8, 72, यानी 7225 हो जाएगा। 74 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 74 का स्क्वायर होता है 5476 और 13 का स्क्वायर होता है 169। इनको अब हम लोग ऐड करेंगे तो ये ऐड करेंगे तो 5645 मिलेगा और ये हमें 7225 मिलेगा, यानी ये भी पाइथागोरन त्रिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन के दो राइट आंसर थे, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें पूछा गया था पाइथागोरन त्रिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इसीलिए जो केवीएस की जो सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें 2 और 4 दोनों को सही माना गया है। नेक्स्ट, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई अगर b जो है हम लोग मान ले x है तो लंबाई 3 गुनी है, यानी 3x हो जाएगी। इसका परिमाप 16.16 है। तो जब परिमाप इसका 16.16 है तो हम लोग इसका आयत का अगर परिमाप की बात की जाए तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 3x चौड़ाई x बराबर 16.16। ये हम लोग गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 3 और 1 4x हो जाएगा, 4x बराबर 16.16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8x बराबर 16.16। अब 8 से 16.16 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.02। इसको आप लोग डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, फिर दशमलव का दशमलव लगाएंगे, नहीं जाएगा तो 0, 8 दूनी 16, तो 2.02 आ जाएगी x की वैल्यू। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, x गुणे 3x। x और 3x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3 और x की वैल्यू 2.02 का होल स्क्वायर। अब 2.02 का होल स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका जो स्क्वायर होता है 4.0804 होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12.2412
और ये हमारा सेंटीमीटर में था, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लोगों को दशमलव में प्रॉब्लम हो रही तो 2.02 है तो दशमलव हटाएंगे, 1 बढ़ाएंगे, 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो हमारा ऊपर बन गया 202, नीचे बन गया 100। 202 का आप लोग स्क्वायर कर लें तो 202 का स्क्वायर होता है 40804, और 100 का अगर स्क्वायर करेंगे तो एक बार 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो हो गए, तो 1 2 3 4 अंक बार दशमलव लगा देंगे, यानी 4.0804 इस क्वेश्चन 2.02 का है, ये होल स्क्वायर 4.0804 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.2412, यानी कि 12.24 ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयतन 68,921 घन इकाइयों वाले एक घन के एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में होगा। तो अगर आयतन की बात की जाए तो जो घन का आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है, या हम लोग कह सकते हैं ए क्यूब होता है। आयतन हमको दिया है 68,921 बराबर ए क्यूब, तो हम लोग ए फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 68,921। अब 68,921 का अगर हम लोग निकालेंगे क्यूब रूट यानी गुणनखंड करेंगे 68,921 के, तो सबसे पहले अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 41 से डिवाइड होगा। 41 से डिवाइड होने पर ये हमारा आ जाएगा 1681, फिर 41 से होगा तो ये 41 हो जाएगा, फिर 41 से होगा तो ये हमारा 1 आ जाएगा, यानी 41 गुणे 41 गुणे 41, 41 का पेयर बन गया, तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 41 इकाई, क्योंकि यहाँ पर हमें यूनिट दी नहीं थी तो 41 यूनिट हम लोगों ने मान लिया। 41 यूनिट इस वर्ग का, इस घन का जो भुजा हो गई वो 41 यूनिट हो गई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है यहाँ पर, और अगर टोटल पूछा जाता है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल जो होता है वो 6a स्क्वायर होता है। अब एक की बात की जाए तो एक होता है a स्क्वायर, क्योंकि टोटल 6a स्क्वायर होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक फलक जो है, एक फलक का जो क्षेत्रफल होता है वो a स्क्वायर होता है। और a की वैल्यू हमें पता है, तो a का स्क्वायर यानी 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर होता है 1681, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1681 वर्ग यूनिट, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है, तो भुजा क्यूब बराबर 68,921 था, 68,921 के गुणनखंड किए तो 41 का पेयर बना, यानी ए की जो वैल्यू आ गई 41 आ गई। टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 6a स्क्वायर, एक फलक का पूछ रहा है इसलिए एक फलक का a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर यानी 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर होता है 1681, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1681 वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन है, भुजा 9 सेंटीमीटर वाले एक धातु के घन को पिघलाकर समान 27 छोटे घन बनाए गए, तब प्रत्येक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोगों ने बात की थी, जब भी पिघलाकर कोई दूसरी आकृति बनाई जाएगी तो हमेशा आप लोगों को आयतन निकालना होगा। जब आयतन निकालेंगे तभी आप लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर भुजा 9 सेंटीमीटर वाले एक धातु के घन को पिघलाकर, यानी एक V1 हो जाएगा जिसकी भुजा 9 है, और जो घन का आयतन होता है लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की a क्यूब होता है, यानी भुजा क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 क्यूब। अब पिघलाकर 27 छोटे घन बनाए गए, तो 27 दूसरे के हमें पता नहीं था, ये पता है 27 छोटे घन बनाए गए, लेकिन उनकी भुजा हम लोगों को पता नहीं, भुजा हम लोग मान लेते हैं x है, तो इसकी जो आयतन हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। अब ये हमारा 9 क्यूब है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 27 बनाए गए, और एक का है अगर x क्यूब तो 27 का कितना हो जाएगा 27x क्यूब, तो हम लोग ये बराबर हो जाएगा 9 क्यूब बराबर 27x क्यूब, क्योंकि आयतन में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। जब एक चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाएगी तो हमेशा आयतन हमारा बराबर रहेगा। इसका आयतन हमारा 9 क्यूब था, इसका आयतन हमारा x क्यूब आया, चूंकि ये 27 छोटे घनों में परिवर्तित किया गया इसलिए हम लोग इसमें 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये V1 बराबर V2 हो जाएगा, तो 9 क्यूब बराबर 27x क्यूब हो गया। अब ये 9 गुणे 9 गुणे 9 इसको लिख सकते हैं, ये हमारा 27 और x क्यूब हो गया। अब 9 से डिवाइड किया तो 9 तिया 27, 3 से किया तो 3 तिया 9, तो ये हमारा आ गया 9 तिया 27 बराबर x क्यूब। अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट 27, तो 27 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी x की वैल्यू जो है 3 हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 3 सेंटीमीटर। जो छोटे 27 छोटे घनों में विभाजित किया गया तो उसमें जो छोटे घन का जो x हम लोगों ने मानी थी भुजा, तो भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर आ गई। तो प्रत्येक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोगों ने अभी बात की टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, यानी हम लोग कह सकते हैं 3 गुणे x स्क्वायर, भुजा हमारी x थी तो 6 और भुजा स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 गुणे 6, 9 छाट 54, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जब भी आप लोगों को
एक आकृति से पिघलाकर दूसरी आकृति, बेलन से शंकु, घन से घनाभ या कोई भी चीज़ है, तो हमेशा आपका आयतन जो है बराबर रहेगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। पहली आकृति का आयतन दूसरी आकृति का आयतन निकाल के दोनों को बराबर कर देंगे इस तरीके से, तो हम लोग भुजा निकाल सकते हैं। जब भुजा हम लोगों को पता चल जाएगी तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो इसका अगर आयतन पूछा जाता तो आयतन भी हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। भुजा क्यूब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो इससे हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किन्हीं आंकड़ों के प्रत्येक प्रेक्षण में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नए माध्य, तो हमेशा याद रखिए जब 5 की वृद्धि की जाएगी तो हमेशा 5 की वृद्धि हो जाएगी माध्य में। कैसे हो जाएगी, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो अगर कोई संख्या हमको दी है 2 और 3, अब इनका माध्य निकालना है, तो 2 3 5/2, तो 5/2 का मतलब हो जाएगा 2.5। अगर आप प्रत्येक प्रेक्षण में 5 की वृद्धि की जाए यानी ये 7 हो जाए, ये हमारा 5 3 8 हो जाए, 8/2 यानी 15/2, 15/2 का मतलब हो जाएगा 7.5। तो यहाँ पर 2.5 था, यहाँ 7.5 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हो गई, 5 की वृद्धि हो गई। इसी तरीके से एक और अगर आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो 4 एक मान लेते हैं, 1 6 मान लेते हैं। अगर इनका हम लोग माध्य निकालेंगे तो 4 6 10, 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा। अब प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए यानी ये 9 हो जाए, ये 11 हो जाए। अब माध्य निकालेंगे तो 11 9 20/2 और 20/2 यानी 10, ये 5 था ये 10 हुआ, यानी 5 की वृद्धि हो गई। तो जब भी प्रेक्षण में 5 की वृद्धि की जाएगी या कितनी की भी वृद्धि की जाए, जितनी भी संख्या की वृद्धि की जाएगी उतना ही हमारा माध्य में वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक थैले में 5 सफ़ेद 4 लाल गेंदे हैं, तो टोटल कितनी गेंदें हो गई, 5 + 4, टोटल गेंदों की संख्या हमारी हो गई 9। इस थैले से एक यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है एक गेंद, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल नहीं है। लाल नहीं है पे आप लोगों को ध्यान देना है। तो प्रायिकता सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंदें कितनी थी, 4 थी, तो 4, टोटल गेंदें कितनी थी, 9 थी। तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या हो गई, 4/9। और ना निकलने की प्रायिकता, ना निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो ना निकलने की जब भी निकालनी होगी तो 1 से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल प्रायिकता हमारी 1 होती है, निकलने की 4/9 है 9, तो ना निकलने की 9 एलसीएम हो जाएगा, तो 9 - 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5/9, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों को प्रायिकता पूछी जाएगी तो आप लोग सीधे सीधे निकाल सकते हो, और ना निकलने की प्रायिकता पूछी जाएगी तो 1 से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल गेंदें हमारे पास 9 थी, लाल गेंदें निकलने की जो संख्या थी वो 4 थी, यानी प्रायिकता 4/9 हो गई। ना निकलने के लिए 1 से माइनस कर दिया, 1 - 4/9 यानी 9 - 4/9, तो 5/9, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का जो पेपर था ये 27 जनवरी का पेपर 2 यानी जूनियर लेवल का पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोगों का नेक्स्ट पेपर होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।